बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक डार्क रिएक्शन है। पहले हमने फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन और उसकी समरी पढ़ी थी, फिर उसकी कंटिन्यूएशन में हमने लाइट रिएक्शन को डिस्कस किया था, जो मैकेनिज़्म हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है डार्क रिएक्शन, और ये लास्ट जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसको हम वो भी कह सकते हैं। तो डार्क रिएक्शन, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता, विदाउट लाइट भी ये प्रोसेस होता है। ये प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन है जो है उस पर डिपेंड करता है, यानी लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर डार्क रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। इसको दो तीन नाम कहते हैं डार्क रिएक्शन को। इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साइकिल उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था, मेल्विन केल्विन उसका नाम था, जिसने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, तो तभी हम इस प्रोसेस को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा इसको जो C3 साइकिल है वो भी कहते हैं। C3 साइकिल क्यों इसको कहते हैं? C3 साइकिल तभी कहते हैं कि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में, वो 3 कार्बन कंपाउंड है, जिसको हम PGA कहते हैं, यानी फास्फोग्लाइसरिक एसिड उसको कहते हैं। उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तभी हम इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। इसके अलावा लोकेशन की अगर हम बात करें तो डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में ये प्रोसेस होता है, तभी हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इसकी स्टेजेस जो है वो 3 जो मेन स्टेजेस है डार्क रिएक्शन के, उसको हम एक को हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम रिडक्शन कहते हैं, और तीसरा जो और लास्ट जो डार्क रिएक्शन का प्रोसेस है उसको हम रीजनरेशन ऑफ RUBP यानी राइबोलोज बिस्फॉस्फेट उसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम पहले प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि स्टेप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, मैं बताऊँगा, आप लोग समझ जाएंगे फिर कि ये प्रोसेस असल में होता कैसे है। तो कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है कि इस साइकिल में राइबोलोज बिस्फॉस्फेट जो है एक 5 कार्बन शुगर है वो प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, और ये रिएक्शन जब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो फिर कार्बन फिक्सेशन स्टार्ट होता है। यानी जो फर्स्ट रिएक्शन है डार्क रिएक्शन का, जिसको हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, ये स्टार्ट कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिएक्शन करेगा, एक राइबोलोज बिस्फॉस्फेट एक कंपाउंड है जो कि 5 कार्बन शुगर उसमें प्रेजेंट होता है, उस कंपाउंड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, स्ट्रोमा में वो प्रेजेंट होता है, तो फिर कार्बन फिक्सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जो 5 कार्बन जो कंपाउंड है जिसको हम राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कहते हैं, वो उसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, यहाँ पर डायग्राम्स में आप लोग देख सकते हो, तो वो 6 कार्बन कंपाउंड बना लेता है। और वो 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होता है, वो स्प्लिट कर जाता है, और वो 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम PGA कहते हैं, फास्फोग्लाइसरेट, या फिर उसको हम फास्फोग्लाइसरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 5 कार्बन शुगर वाले कंपाउंड RUBP जिस पे लिखा है राइबोलोज बिस्फॉस्फेट, उसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है। जब इनकी रिएक्शन हो जाती है तो ये 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। ये 6 कार्बन कंपाउंड चूँकि अनस्टेबल होता है, तो ये क्या कर लेता है कि ये 2 कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम PGA कहते हैं, यानी फास्फो ग्लाइसरिक एसिड हम उनको कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। एक कैटलिस्ट, एक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, जिसको हम रोबेस्को एंजाइम कहते हैं, यानी राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और ये एंजाइम जो है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ है, यानी अर्थ में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट है वो रोबेस्को एंजाइम है। और जब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी मालिक्यूल्स जो है वो पार्ट बना लेते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसको हम कहते हैं PGA, यानी का फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट उसको हम कहते हैं। सो ये 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 6 कार्बन कंपाउंड में, और फिर स्प्लिट कर जाता है 2 जो कंपाउंड्स है जिसमें 3 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो स्टेप है उसको हम रिडक्शन कहते हैं।
तो रिडक्शन के स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन के स्टेप में सबसे पहले जो पीजीए है, जो फास्फोग्लाइसेरिक एसिड है, वो क्या कर लेता है कि वो रिडक्शन में वो रिएक्शन कर लेता है, जो प्रोडक्ट बन जाता है पहले स्टेप में कार्बन फिक्सेशन में वो रिएक्शन कर लेता है। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने थे, अगर आप लोगों को याद हो तो वो दो प्रोडक्ट थी। एक बना था एटीपी जो कि फोटो सिस्टम 2 की बात बना था जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे फोटो सिस्टम 1 में, और दूसरा जो था वो फोटो सिस्टम 1 की बात जब इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर गए थे NADP को, उसको बना गए थे NADPH2। सो उसमें ये दो प्रोडक्ट बने थे, और वो दो प्रोडक्ट्स जो लाइट रिएक्शन में बने थे वो यहाँ पर यूज़ होंगे डार्क रिएक्शन में। उसकी जो प्रोसेस है रिडक्शन प्रोसेस, उसमें ये यूज़ होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ATP और NADPH2 जो है वो बने थे और वाटर जो है वो बने थे लाइट रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि PGA जो फास्फोग्लाइसेरिक एसिड है वो एनर्जी रिसीव कर लेता है उस ATP से, और जो NADPH2 है वहाँ NADH2 है उससे ये रिएक्शन उससे ये एनर्जी रिसीव कर लेता है, और ATP जो है वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ADP में, और जो NADPH2 था वो कन्वर्ट हो जाता है NADP में, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो क्या होते हैं कि उससे एनर्जी चली आती है डार्क रिएक्शन में, और वो दो कंपाउंड जो है वो वापस ऑक्सीडाइज होकर फिर से लाइट रिएक्शन में चले जाते हैं, यानी ADP और NADP जो है ये वापस लाइट रिएक्शन में जाते हैं, और लाइट रिएक्शन में ये अगेन रिड्यूस होंगे। ADP जो है वो कन्वर्ट होगा ATP में, और जो NADP है वो कन्वर्ट होगा NADPH2 में, फिर से ये आएंगे लाइट रिएक्शन में, और लाइट रिएक्शन में ये रिडक्शन के पेज में यूज़ होंगे, और यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है कि 3 कार्बन शुगर मालिक्यूल अब PGAL जिसको हम फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड कहते हैं वो मालिक्यूल्स बनते हैं। अब लास्ट में जो प्रोसेस होता है डार्क रिएक्शन का, जो सबसे जो लास्ट पेज है उसको हम कहते हैं रीजनरेशन ऑफ RUBP, यानी रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बेस फास्फेट। तो पहले स्टार्ट में हमने पढ़ा था 5 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है RUBP, वो अब रीजनरेट होगा, वो अब फिर से बनेगा जिसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, उससे एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक कार्बन मालिक्यूल जो है उससे वो निकल जाएगा, और बाकी 5 कार्बन मालिक्यूल जो है जो जिसको हम राइबोलोज बेस फास्फेट कहते हैं वो अगेन आएंगे डार्क रिएक्शन में, और अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर से एनर्जी या ग्लूकोज बनाएंगे, और फिर से इस साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे। तो रिजनरेशन में क्या होता है, जो RUBP मालिक्यूल होता है वो क्या कर लेता है कि वो रिजनरेट होता है और इस साइकिल को कंटिन्यू कर लेता है। आउट ऑफ 6 मालिक्यूल्स PGL यानी फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो है उसकी 6 मालिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, चूँकि 5 कार्बन कंपाउंड तो RUBP है और उसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, तो 6 कार्बन कंपाउंड बने होते हैं। उन 6 मालिक्यूल्स में से एक मालिक्यूल जो है वो लीव कर लेता है साइकिल को। जब साइकिल कंप्लीशन की तरफ जाता है तो एक जो मालिक्यूल है वो क्या कर लेता है, वो लीव कर लेता है इस साइकिल को, उस साइकिल से निकल जाता है, और जो 5 कार्बन कंपाउंड है राइबोलोज बेस फास्फेट जिसको हम कहते हैं वो फिर से इस साइकिल में आते हैं और डार्क रिएक्शन को फिर से साइकिल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो एक मालिक्यूल निकल जाता है राइबोलोज बेस फास्फेट को छोड़ के वो बना देता है ग्लूकोज जो कि प्लांट्स के लिए फूड है। तो डार्क रिएक्शन को आप लोगों ने समझ लिया कि इसमें बेसिकली क्या होता है। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, और इन 3 प्रोसेस में सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन होता है। कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है, यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो। कार्बन फिक्सेशन जो राइबोलोज बेस फास्फेट है, ये जो मालिक्यूल है 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके साथ रिएक्शन कर लेता है तो यहाँ पर PGA की मालिक्यूल बन जाती है, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड जिसको हम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरा स्टेप है उसको हम रिडक्शन कहते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट थी लाइट रिएक्शन की, अगर आप लोगों को याद हो तो एक ATP था और दूसरा जो था वो NADPH2 था। ये दो प्रोडक्ट बने थे लाइट रिएक्शन में। अब क्या होगा कि ये यहाँ पर यूज़ होंगे डार्क रिएक्शन में, ये ऑक्सीडाइज होंगे, तो ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है, और जो NADPH2 है वो NADP में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये दोनों मालिक्यूल्स वापस जाएंगे लाइट रिएक्शन में, वहाँ से फिर ये रिड्यूस होकर आएंगे और यहाँ पर यूज़ होंगे। तो ये साइकिल जो है ऐसे कंप्लीट होता है। अब रीजनरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी बनती है
एनर्जी यानी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है एटीपी। 3 एटीपी की जो मालिक्यूल है वो बन जाते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मालिक्यूल निकल जाता है, CO2 का एक जो मालिक्यूल है वो इस प्रोसेस से यहाँ पर निकल आता है और वो यूज़ होता है ग्लूकोज के बनने में, यानी वो ग्लूकोज के बनाने में वो यूज़ हो जाता है। और जो 5 कार्बन कंपाउंड है वो यहाँ से फिर आ जाता है इस साइकिल में और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इस साइकिल को अगेन कंप्लीट कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन में बेसिकली 3 चीज़ें हमने पढ़ी। एक को हमने कहा जो स्टेप्स थे बेसिक में, वो एक था फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें राइबोलोज बेस फास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, फिर 6 कार्बन कंपाउंड बना लेते हैं, वो अनस्टेबल होता है, फिर 3 कार्बन कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद रिडक्शन का प्रोसेस था। रिडक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट थे लाइट रिएक्शन के, जो मैंने पहले बताई हुई है लाइट रिएक्शन के लेक्चर में, तो उसमें से क्या होता है कि वहाँ पर ATP और NADPH2 जो है उससे ये एनर्जी लेकर फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बना देते हैं, जो कि 6 मालिक्यूल्स होते हैं और जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अब इन 6 मालिक्यूल्स में से 5 जो कार्बन कंपाउंड है वो रह जाता है और एक कार्बन कंपाउंड उनसे निकल जाता है। और वो एक कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज बनाने में यूज़ होता है। बाकी जो 5 कार्बन कंपाउंड है जिसको हम राइबोलोज बेस फास्फेट कहते हैं, वो अगेन डार्क रिएक्शन में आता है और फिर से CO2 के साथ वो रिएक्शन करके इस प्रोसेस को अगेन दोहराता है। तो ये डार्क रिएक्शन का प्रोसेस था। इससे पहले आप लोगों ने लाइट रिएक्शन को पढ़ा था। ये दोनों जो प्रोसेस है ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैंने बहुत ईजी वे से ट्राई किया हुआ है कि आप लोगों को समझ आए। आप लोग पहले मुझे सुनना, फिर उसके बाद इन नोट्स को देखना, तो शायद आप लोगों को फिर अच्छे से समझ आएगी। इसके बाद मेरे पास नोट्स पड़े हैं, अगर किसी को नीड हुई तो वो मुझे बता सकता है। आई होप आप लोग बेटर समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।